हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मान के चलो इसका डेफिनेटली एक सवाल आने वाला है। अब डिपेंड करता है कितने का, अगर ज़्यादा एडजस्टमेंट्स आई तो ये 8-10 नंबर का भी आ सकता है, कम आई तो 5-6 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये तुम्हारे पहले तो, अब तो नहीं, बीकॉम में भी आया करता था, अब तो उन्होंने हटा दिया बीकॉम में से कंसाइनमेंट वाला चैप्टर, बट कुछ कुछ कॉलेजेस में अभी भी चलता है ये चैप्टर कंसाइनमेंट। ठीक है, तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो पहले हम कंसाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन वगैरह पिक करेंगे अपने पास। तो सब लोग हेडिंग डालो कंसाइनमेंट। लिखना शुरू करो उसके अंदर। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं जनरली, तुम लोगों ने कंसाइनमेंट वर्ड फिल्मों में सुना होगा, तो वहां से थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कंसाइनमेंट क्या होता है। तो ज्यादातर तुमने सुना ड्रग से कंसाइनमेंट आ रहा है या फिर कोकेन का कंसाइनमेंट आ रहा है, या ऐसा कंसाइनमेंट आ रहा है। तो क्या लगता है कंसाइनमेंट क्या है? हमने जो सामान ऑर्डर किया हमारा आ रहा है, तो ये तो फिर वही चीज होगी जो घर पे तुम लोग मंगाते हो, कंसाइनमेंट है वो तो। अच्छा, हाँ भाई, कोई आइडिया नहीं है। हाँ अक्षत, कोई आइडिया नहीं। तो देखो, कंसाइनमेंट बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक आदमी अपना सामान किसी दूसरे शहर में भेजता है, या अपने ही शहर, अपने ही स्टेट के कहीं दूसरे एरिया में भेजता है, और वहां पे जो बंदा है उसका कोई, उससे बोलता है कि मेरे बिहाफ पे तू ये सामान बेच, बेच के जो पैसा आएगा वो मुझे दे दे, बदले में तुझे क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। इसको बोलते हैं हम कंसाइनमेंट। ठीक है, तो जो बंदा माल भेज रहा है उसको बोलते हैं कंसाइनर, जिसके पास माल पहुंच रहा है और वो माल जो बेचेगा कस्टमर को, उसको बोलते हैं कंसाइनी। ठीक है, तो कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, कंसाइनी उसको बेचता है, बेच के पैसा आता है, उस पैसे को वापस भिजवा देता है कंसाइनर को, और बदले में कंसाइनी से, कंसाइनर से वो कमीशन मांग लेता है। प्लस उसने अगर कोई खर्चे करे हैं बेचने के, तो वो खर्चे भी रिम्बर्स करवा लेगा उससे अपने। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंसाइनमेंट। तो लिखना शुरू करो अपने पास इसकी डेफिनेशन। कंसाइनमेंट मीन्स, कंसाइनमेंट मीन्स sending of goods, sending of goods by one person, by one person, ब्रैकेट्स में लिखो कंसाइनर, टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन, ब्रैकेट्स में लिखो कंसाइनी, ब्रैकेट्स में लिखो कंसाइनी, टू बी सोल्ड बाय द, टू बी सोल्ड बाय द कंसाइनी, टू बी सोल्ड बाय द कंसाइनी on the sole risk and behalf, on the sole risk and behalf of the consignor for a certain reward, for a certain reward. अब नेक्स्ट हेडिंग आलो छोटी सी नीचे, पार्टीज इन अ कंसाइनमेंट, पार्टीज इन अ कंसाइनमेंट। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, कंसाइनर, कंसाइनर लिखो, the person who sends the goods
the person who sends the goods on consignment, comma, bears all the risks, bears, B-E-A-R-S, bears all the risks and expenses, and enjoys all the fruits, is called consignor, Second point, consignee, लिखो, the person who receives the goods, on consignment, comma, sells them, comma, reimburses या remits the amount, comma, remits the amount to the consignor, and receives commission, is called consignee, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। कंसाइनर कौन है? जो माल भेजेगा किसी दूसरे बंदे को और क्या कहेगा कि मेरे बिहाफ पे तू सामान बेच दे, बेच के पैसा आएगा वो मुझे वापस कर दे, बदले में मेरे से कमीशन ले लियो, और अगर तूने कोई खर्चा उठाया है तो खर्चा भी मुझसे रिम्बर्स करवा लियो। इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट, ठीक है। अब नीचे लिखो अपने पास बुक्स ऑफ कंसाइनर, तो नीचे लिखो द कंसाइनर प्रिपेयर्स the following accounts. The consignor prepares the following accounts. अब डालना चाहिए पॉइंट नंबर ए, कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख दो इसको, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। पॉइंट नंबर बी, कंसाइनी अकाउंट, ये एक पर्सनल अकाउंट है। तीसरा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और लास्ट है जनरल P&L। ठीक है, तो देखो हमने अपने पास दो बुक्स सीखनी है, एक तो कंसाइनर अपने पास क्या बुक्स बनाएगा वो, और एक कंसाइनी अपने पास क्या बुक्स बनाएगा वो। तो कंसाइनर जो माल भेज रहा है बिकवाने के लिए अपना,
वो अपने पास 4 खाते बनाएगा। पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनी अकाउंट, तीसरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और चौथा जनरल पेनल। ये 4 खाते वो अपने पास बनवाएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे खातों को लिखेंगे, बट इससे पहले मैं एक छोटा सा और लिखवा देता हूं, बुक्स ऑफ कंसाइनी भी। तो इसमें लिख दो द कंसाइनी प्रिपेयर्स ओनली वन अकाउंट, द कंसाइनी प्रिपेयर्स ओनली वन अकाउंट which is consignor account, which is consignor account। ठीक है, तो जैसे कंसाइनर तो 4 बुक्स 4 अकाउंट बनाता है, कंसाइनी सिर्फ एक अकाउंट बनाएगा जिसका नाम होता है कंसाइनर अकाउंट, बस। ठीक है, अब वैसे एक चीज बता दूं, ये जो कंसाइनर अकाउंट है ना, ये इस कंसाइनी अकाउंट का एग्जैक्ट मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज समझते हैं ना, मिरर इमेज। अगर मिरर में तुम राइट हैंड उठाओगे तो मिरर की इमेज कौन सा उठाती है? लेफ्ट। तो ऐसे कुछ यहां पे भी रहेगा कि जो हम कंसाइनी अकाउंट में डालेंगे डेबिट साइड पे, वो इसके आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, और जो कंसाइनी में क्रेडिट साइड पे डालेंगे वो आ जाएगा इसके डेबिट साइड पे। ठीक है, तो अगर तुमने कंसाइनर अकाउंट बनाना सीख लिया तो कंसाइनर तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ठीक, चलो, तो हमारे लिए मेन जो है वो यही 4 खाते हैं जो हमारे पास आएंगे, और एग्जाम में आने के भी चांसेस इन्हीं की चीज के बनते हैं। ठीक है, अब अपने पास हेडिंग डालो, केस 1, व्हेन गुड्स आर सेंट, व्हेन गुड्स आर सेंट by the consignor to the consignee at cost price, to the consignee at cost price। अब पहले अपने पास फॉर्मेट बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट का। कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। डालना शुरू करो। पहले ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट आ रहा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अगला कैश अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख दो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, फिर कंसाइनी अकाउंट, इसमें लिख दो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, फिर लिखो कंसाइनी अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख दो कमीशन, और लास्ट लिखो जनरल P&L, बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड पे लिखो कंसाइनी अकाउंट, अमाउंट में लिख देना सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। लॉस आएगा तो यहां लिख देंगे जनरल P&L। ये अगर लॉस आता है तब है,
और ये अगर प्रॉफिट आता है तब है। ठीक है, ये बना लिया। करें आगे। अब बना रहे हैं अपने पास नीचे नेक्स्ट कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट, तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। तो यहां डालो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड पे, अमाउंट आएगा सेल्स। क्रेडिट साइड पे लिखो कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस, फिर से लिखो कंसाइनमेंट कमीशन, अगला लिखो कैश ऑब्लिक बैंक, नेक्स्ट BR, नेक्स्ट बैलेंस कैरिड डाउन। एक और खाता बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां पे लिखो ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर परचेजेस भी लिख सकते हैं हम। और यहां लिख दो कंसाइनमेंट। कर लिया। आगे नीचे लिखो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लिखो इसके अंदर proportionate cost price of goods sent plus proportionate expenses of consignor plus proportionate direct expenses of consignee। तो यहां से आएगा क्लोजिंग स्टॉक।
कर लिया यहां तक? कराएंगे? नेक्स्ट, कंसाइनी एक्सपेंसेस। लिखना पे डायरेक्ट ऑब्लिक नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट ऑब्लिक रेकरिंग ऑब्लिक सेलिंग एक्सपेंसेस। अब इनके नीचे लिखो expenses incurred by the consignee, expenses incurred by the consignee before taking the goods, before taking the goods to his godown, before taking the goods to his godown are called direct expenses, are called direct expenses. Full stop. Example, example, octroi, octroi, comma, custom duty, octroi, comma, custom duty, comma, clearance charges, clearance charges, comma, cartage, comma, cartage, comma, freight up to go down, etc. इनडायरेक्ट या रेकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस के नीचे लिखो expenses incurred, expenses incurred by the consignee after receiving the goods, after receiving the goods at the godown are called indirect expenses, are called indirect expenses. Full stop. Example, go down rent, example, go down rent, comma, commission, comma, advertisement, comma, salesman salary, salesman salary, etc. आगे नीचे एक नोट लिखो
indirect expenses, indirect expenses of the consignee, of the consignee will not be included, will not be included while valuing closing stock, while valuing closing stock, but they, अब जो मैं बोलूं उसको कैपिटल में लिखना, ठीक है, पूरा कैपिटल में लिखना, दे विल बी रिकॉर्डेड, विल बी रिकॉर्डेड in consignment account, will be recorded in consignment account. ठीक है, चलो लिखने वाला काम हो गया। काफी के तो हाथ दर्द हो रहे हैं, दिख रहा था लिखते लिखते यूं यूं कर रहे हैं, वो कर रही है स्वीटी। हाँ चलो जी शुरू करते हैं। अब हमने काफी चीजें लिख ली हैं, अब समझने वाला काम शुरू करेंगे अपने पास। तो सबसे पहले देखो काम क्या है हमारे पास, कि ये है एक कंसाइनर और इसने माल भेजना है किसको, कंसाइनी को माल भेजेगा। अब सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे, पेन्स वेन्स रख दो, मजे से बैठो। तो ये यहां पे क्या करेगा, गुड्स सेंड करेगा, ठीक है। तो जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजेगा तो माल की कॉस्ट प्राइस बताएगा, करेक्ट। तो ये उसको क्या करेगा, अपने सामान का कॉस्ट बताएगा कि मेरा सामान कितने का पड़ता है, ठीक है। कंसाइनी क्या करेगा, उसमें प्रॉफिट जोड़ के आगे कस्टमर को सेल कर देगा। कस्टमर से क्या आएगा, पैसा आएगा। कंसाइनी इसमें से अपना कमीशन रोक लेगा और अपने खर्चे रोक लेगा जो उसने करे, और बचा हुआ पैसा कंसाइनर को भिजवा देगा। कॉमन सेंस है। तो या तो एक काम करे, कंसाइनी सारा पैसा भिजवा दे जो कंसाइनी को रिसीव हो कस्टमर से, फिर कंसाइनर उसको कमीशन और खर्चे दे। या इससे बेटर आसान तरीका क्या है, कंसाइनी के पास पैसा तो पड़ा ही है ना कंसाइनर का, उसी में से क्या करे, अपने खर्चे रोक ले और अपनी कमीशन रोक ले, बचा हुआ पैसा कंसाइनर को भिजवा दे, करेक्ट। तो हमने अपने पास सीखना है कंसाइनर की बुक्स किस तरीके से बनेंगी अगर वो माल कॉस्ट पे भेजता है तो, ठीक है। अब कंसाइनर अपने पास 4 खाते बनाएगा, हमने लिखे अपने पास। पहला कंसाइनमेंट, दूसरा कंसाइनी, तीसरा गुड्स एंड कंसाइनमेंट, और चौथा जनरल P&L। ये 4 खाते जो अपने पास वो प्रिपेयर करेगा। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि तुम ये खाता कंसाइनमेंट वाला जो मेन खाता है वो तुम बना चुके हो ऑलरेडी, तो तुम कहोगे नहीं सर क्या बात कर रहे हो, अभी आधे घंटे पहले तो हमने चैप्टर शुरू किया है, कंसाइनमेंट अकाउंट तो हमने बनाया ही नहीं है इससे पहले। मैं कह रहा हूं नहीं, तुमने बनाया है कंसाइनमेंट अकाउंट। कहां पे, पिछले ही चैप्टर में जब तुमने पढ़ा था अपने पास फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में तुम क्या कराते थे, ट्रेडिंग बनाते थे, प्रॉफिट लॉस बनाते थे। तो जो तुम ट्रेडिंग और P&L बनाते थे ना वहां पे, वही ट्रेडिंग एंड P&L यहां बन रहा है कंबाइंड होके बस, ठीक है। तो देखो एक बार जल्दी से ट्रेडिंग एंड P&L रिवाइज करो अगर, तो ट्रेडिंग एंड P&L में हम क्या करते थे, जल्दी जल्दी से इधर देखते चलो। मैं कंबाइंड बना रहा हूं, हाँ। तो यहां डालते थे तुम ओपनिंग स्टॉक, फिर यहां डालते थे तुम परचेजेस, फिर यहां डालते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, लो परचेज लेस रिटर्न्स, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी थे यहां डालते थे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। उसके बाद क्या करते थे, ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता था,
और अगर लॉस होता था तो इधर आता था। ठीक, फिर क्या करते थे, यहां डालते थे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहां डालते थे सारी इनडायरेक्ट इनकम्स। और ये करने के बाद क्या निकालते थे हम, नेट प्रॉफिट निकालते थे या फिर नेट लॉस निकालते थे। करेक्ट। अच्छा, फिर याद करो मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर इन्हीं को देख के क्लोजिंग एंट्रीज करनी हो तो क्लोजिंग एंट्री क्या करते थे हम इधर से इधर मूव करते थे और उधर से इधर मूव करते थे। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं इनकी एंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री क्या करोगे तो क्या लिख बताओगे, ट्रेडिंग टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनकी पीएनएल टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। करेक्ट। तो अगर इसकी करते थे तुम ट्रेडिंग टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। करेक्ट। तो अगर मैं डायरेक्ट पहले खर्चे पे करता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले पे करूंगा, लेट अस सपोज कैरेज की बात हो रही है, कैरेज इनवर्ड। जब हम कैरेज इनवर्ड पे करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, कैरेज इनवर्ड अगर पे करेंगे तो बताओ एंट्री क्या होगी, पे करेंगे, पे पैसा जा रहा है, हाँ, कैरेज इनवर्ड डेबिट टू कैश। करेक्ट। और फिर ये कैरेज इनवर्ड क्या कर देते थे, ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते थे। तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती थी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड। ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कैरेज इनवर्ड पहले डेबिट हुआ, फिर कैरेज इनवर्ड क्रेडिट हो गया, तो टेक्निकली तो ये कैंसिल हो गया, जितने से डेबिट हो उतने से क्रेडिट हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो जर्नल एंट्री बची क्या, इनकी अगर एक सिंपल एंट्री बनाऊं तो क्या बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बढ़िया। अच्छा, अब ले लेते हैं मान लो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोई भी ले लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि सैलरीज ले ले, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो बताओ सैलरी अगर सैलरी छोड़ो या हाँ ले लो, मान लो सैलरी ले लो, सैलरी तुमने पे नहीं करी, अब पे करनी है, करी नहीं है, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, हाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं अभी के लिए फॉर एग्जांपल के लिए इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह पे क्रेडिटर लिख देता हूं, लिखना नहीं चाहिए, क्रेडिटर होना चाहिए गुड्स के लिए, एक बार के लिए मैं क्रेडिटर लिख रहा हूं, सिंपल सा मतलब लाइबिलिटी है ना, इससे मैंने क्रेडिटर एक बार को लिख दिया। ठीक है। फिर ये सैलरी क्या करते हैं, प्रॉफिट में ट्रांसफर करते हैं, उसकी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल डेबिट टू सैलरी। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो सैलरी डेबिट हो रहा है और सैलरी क्रेडिट हो रहा है, तो वो कैंसिल हो जाता है। अगर इसकी एक एंट्री करना चाहो तो इसकी एक एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल डेबिट टू क्रेडिटर, ये बन जाएगी। करेक्ट। यानी कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड लिखने की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ट्रेडिंग टू कैश, मतलब मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये लिखने की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, ट्रेडिंग टू कैश। ठीक। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए भी कैश लिख सकता हूं, अगर कैश में पे कर दिया तो, अगर कैश में पे नहीं करा तो क्या लिख सकता हूं, टू, एक बार के लिए क्रेडिटर। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ हमने माल बेचा, गुड्स सेल करे, ठीक है, उधार में, तो एंट्री क्या करोगे, गुड्स जब सेल करोगे उधार पे तो एंट्री क्या होगी, डेटा डेबिट टू सेल्स। फिर ये सेल्स कहां ट्रांसफर करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, उसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग
करेक्ट। तो अगर तुम देखो सेल्स जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो गया, तो सेल्स हमारा कैंसिल हो गया, तो इनकी एक कंबाइंड एंट्री क्या बनी, डेटर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। करेक्ट। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि जो मैंने यहां सेल्स लिखा है इसकी जगह पे डेटर लिख दूं, चलेगा? करेक्ट। मतलब मुझे इससे पैसा लेना है। करेक्ट। अब ध्यान से देखना, मैंने कुछ इस तरीके से जो किया है ऐसा ही काम हमने इधर भी कर रखा है। देखो सबसे पहले डेबिट में ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक यहां पे आ रहा है, ठीक है। फिर हमने यहां पे माल परचेज किया, परचेज करते थे। अब कंसाइनी परचेज थोड़ी कर रहा है, और कंसाइनी को क्या हो रहा है, गुड्स मिल रहे किससे, कंसाइनर से मिल रहे हैं ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा, परचेज की जगह पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा। ठीक। फिर देखो यहां पे खर्चे कैश पे करे थे तो हमने कैश में लिख दिया, फिर कुछ खर्चे हमने क्रेडिटर के तौर पे लिखे थे, हमने यहाँ पे क्रेडिटर को लिख दिया कंसाइनी। ठीक। फिर कंसाइनी को हमने कमीशन भी पे करनी है तो कंसाइनी की तरफ कमीशन भी लिख दिया इसी तरीके से। फिर सेल्स को हमने क्या लिखा था, डेटर, यहां पे हमने उसको लिख दिया कंसाइनी। फिर क्लोज स्टॉक लिखा, क्लोज स्टॉक यहां आ गया। लास्ट में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखते हैं लास्ट में। उस नेट प्रॉफिट नेट लॉस को हमने क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट को जनरल पेन में लिख दिया, नेट लॉस को जनरल पेन में लिख दिया। ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना शुरू करो। तो दिख रहा है पहली बात तो कि कंसाइनमेंट कहीं ना कहीं ट्रेडिंग एंड पीएनएल है। ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो कि तुम हो कंसाइनर, ठीक है, तुम हो कंसाइनर। तो मान लेते हैं तुम्हारा मेन बिजनेस नोएडा में है, नोएडा में है तुम्हारा मेन बिजनेस, ठीक है, और कंसाइनमेंट बेसिस पे तुम सामान भेजते हो, मान लेते हैं जयपुर। तो जयपुर में तुम भेज रहे हो सामान ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो अगर तुम दो बिजनेसेस चला रहे हो, एक जो अपना मेन बिजनेस नोएडा में है और एक जयपुर में है, तो क्या तुम दोनों की बुक्स अकाउंट्स अलग अलग बनाना चाहोगे या एक बनाना चाहोगे? अलग अलग, क्योंकि भैया दो एक तरीके से बिजनेसेस दिख रहे हैं, तो तुम इसका बिजनेस अलग रिकॉर्ड करोगे, इसका अलग रिकॉर्ड करोगे। इसकी जो चीजें हैं तो तुम कहां डालोगे, वो ट्रेडिंग, P&L और एक तरीके से बैलेंस शीट। इसकी जो चीजें हैं वो तुम एक खाते में बनाओगे जिसका नाम है कंसाइनमेंट। ठीक है। कंसाइनमेंट, कंसाइनी और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। तो नोएडा वाला जो बिजनेस है इसके लिए तुमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सीख लिया है। जो जयपुर वाला कंसाइनमेंट बिजनेस बना रहे हो उसके लिए तुम ये तीन खाते बना रहे हो। तो ये तीनों खाते कौन बना रहा है, तुम बना रहे हो या कंसाइनी बना रहा है? तुम बना रहे हो। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो हम लेजर्स बना रहे हैं ना, ये तीनों कंसाइनमेंट, कंसाइनी और GSOC, ये तीनों कौन बना रहा है? कंसाइनर, मतलब हम। यानी कि कुछ बच्चों को मैं बता रहा हूं, आज मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम बना रहे हैं, 2 दिन देखना, 2 दिन बाद तुम मुझे बोलते हुए दिखाई दोगे कि सर कंसाइनी की बुक्स है ये, तो क्योंकि कंसाइनी लेजर देखोगे तुम और सीधी देखते क्या बोलोगे कि सर ये तो कंसाइनी की बुक्स है, कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा। आज हाँ कर दोगे, 2 दिन बाद फिर आगे वहीं के वहीं घूम के आओगे और क्या कहोगे, ये तो कंसाइनी की बुक्स है, कंसाइनी बना रहा है तीनों खाते। तो अपने दिमाग में बैठा लो ये बात कि कंसाइनर तो 4 खाते बनाएगा, कंसाइनी सिर्फ एक बनाता है और वो भी कंसाइनर का खाता। एक बात सोचो लॉजिकली, क्या अपनी बुक्स में अपने अकाउंट बनाएगा कोई? तो ये कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी खुद बनाएगा अपनी बुक्स अपना खाता? नहीं ना, वो बनाएगा दूसरे का खाता ना। यानी कंसाइनी अकाउंट कौन बनाएगा? कंसाइनर बनाएगा। ये बात मैं बार बार जोर इससे डाल रहा हूं क्योंकि 2 से 3 दिन बाद देखना तुम अपने आप घूम के मुझे पता है कहोगे कि सर कंसाइनी है, ये तो कंसाइनी की बुक्स है। ठीक है। चलो अब
तो नोएडा वाले बिजनेस के लिए तुमने क्या बनाया, ट्रेडिंग पे एंड बैलेंस शीट, और यहां के लिए बनाया ये घर पे, ठीक है। अच्छा, तो ये अब देखो, इसको रीड करो, समझो इसको, ऐसे समझो, ये हो तुम और कहां बैठे हो तुम, नोएडा में। ये है तुम्हारा कंसाइनी जो बैठा है जयपुर में, ठीक है। तुम अपना सामान पैक करवा रहे हो और उसके पास भिजवाने के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तुमने सामान पैक किया, उस पर जितना भी सामान ऐड करना था डब्बों में डाल दिया। अब ये सामान तुमने ट्रक में चढ़वाया और रवाना कर दिया टुवर्ड जयपुर। जयपुर जाने के लिए तो ट्रक की जरूरत पड़ जाएगी, ट्रक में काम हो जाएगा, ट्रेन की जरूरत नहीं थी, ट्रेन से भी पहुंच सकता है, कोई बात नहीं। तो मान लो ट्रक से तुमने सामान चढ़वा दिया, तो अब ये सामान तुम्हारे ट्रक में चढ़ चुका है। देखो ये रहा सामान, एडजस्ट कर देते हैं, ठूस ठूस के सामान आ ही गया, एक के ऊपर एक रख दिया, लो सामान तुम्हारा ट्रक में लोड हो चुका है और ये चल चुका है। अब इस ट्रक का भाड़ा पे करोगे क्या, तो तुमने कैरेज पे करना है। ट्रक वाला तुमसे ये पैसा पहले ले लेगा कि भैया पहले सामान का पैसा फिर सामान। अच्छा, सामान अगर तुम्हारा नाजुक है, डेलिकेट है, तो तुम सामान का इंश्योरेंस भी हो सकता है ले लो, कि कहीं अगर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो अंदर सामान टूट ना जाए, तो तुमने इंश्योरेंस भी ले लिया। क्या इंश्योरेंस का खर्चा पहले पे करके चलोगे या बाद में? पहले। इंश्योरेंस कंपनी पहले पैसा लेती है फिर रिस्क उठाती है, यानी कि ये दोनों खर्चे तुमने कैश में कर दिए, ठीक है। सामान चलता 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 जयपुर पहुंच गया। अब जयपुर में जब सामान पहुंचा तो कंसाइनी भी इनके ऊपर कुछ खर्चे करेगा। तो क्या ऐसा होगा कि वो जयपुर में जैसे जैसे खर्चे करेगा वो तुम्हें जगह जगह पे भेजता रहेगा क्यूआर कोड कि ये लो क्यूआर कोड, पैसे दे दो जरा? नहीं, पहले अपने पास से खर्च करता चला जाएगा, फिर क्या कहेगा, बाद में मुझे दे देना। यानी कि तुम्हारे को अभी इसको जो ये खर्चे हैं इसकी पेमेंट करनी है, तुम्हें भी इसकी पेमेंट करनी है ना इसको, तो तुम्हारे लिए एक तरीके से क्या है, ये क्रेडिटर या लायबिलिटी। यानी कि जयपुर वाला बंदा जो कंसाइनी बैठा, ये तुम्हारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी या फिर एक क्रेडिटर है। तो तुमने जब ये खर्चे पे करे तो इनकी एंट्री क्या करोगे? अगर ये खर्चे पे करोगे तो इसकी एंट्री क्या करोगे? कैरेज डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट टू कैश। फिर ये खर्चे कहां ट्रांसफर करोगे? कंसाइनमेंट बिजनेस का ट्रेडिंग एंड पेन कौन सा होता है? कंसाइनमेंट बिजनेस का ट्रेडिंग एंड पेन का क्या नाम है? कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी डिस्कस किया हमने। तो तुम अब ये खर्चे कहां डालोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या करोगे? कंसाइनमेंट डेबिट टू कैरेज टू इंश्योरेंस। तो अब ध्यान से देखो, कैरेज जितने से डेबिट होता है उससे क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया। इंश्योर जितने से डेबिट होता है उससे क्रेडिट हो गया। तो इनकी एक एंट्री क्या बची? कंसाइनमेंट डेबिट टू कैश, ठीक। फिर यहां पे से जयपुर में खर्चे किए होंगे, ठीक है। तो तुम्हें इसको खर्चे की पेमेंट करनी है अभी। तो इसने मान लो अपने गोडाउन का रेंट पे करा, जो तुम्हारा सामान रखने के लिए उसको गोडाउन लेना पड़ा, उसका रेंट देना पड़ा। तो तुम इस गोडाउन रेंट का उसको पैसा दोगे, अभी दिया नहीं है, बट खर्चा तो बुक करोगे अपने पास। तो इसकी एंट्री क्या करोगे? जो गोडाउन रेंट है, गोडाउन रेंट डेबिट टू क्रेडिटर की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं? कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी तो मेरा क्रेडिटर है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं? टू कंसाइनी। और फिर क्या करूंगा? ये गोडाउन रेंट कहां डालोगे तुम? अपने ट्रेडिंग एंड पेन में। ट्रेडिंग एंड पेन का नाम क्या है? कंसाइनमेंट। तो उसकी एंट्री क्या करोगे? कंसाइनमेंट डेबिट टू गोडाउन रेंट। तो गोडाउन रेंट जितने से डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है,
तो इनकी एक एंट्री बनाना चाहो तो क्या बनेगी, कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी, करेक्ट। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो खर्चे तुमने तुरंत पे कर दिए, आपने अपनी जेब से निकल के पैसे पे कर दिए, तो तुमने किया कंसाइनमेंट टू कैश। और वो खर्चे जो भी कंसाइनी ने पे करे तुम उसको बाद में दोगे, उसके लिए तुमने एंट्री क्या करी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। यही काम तो देखो हमने यहां किया है, कंसाइनमेंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी। टू कैश में क्या लिखा, जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने पे करे, और कंसाइनी में क्या लिखा, जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने पे करे, करेक्ट। अब सोचो, कंसाइनी के पास तुम्हारा माल पड़ा है, अब ये माल बेचेगा, तो बेच तो तुम्हारे ब्याज पे रहा है, तो तुम अपनी सेल मानोगे क्योंकि तुम्हारे ब्याज पे बेच रहा है। तो जब ये जयपुर वाला बंदा तुम्हारे लिए ब्याज पे सेल कर रहा है, तो क्या ऐसा करेगा, कस्टमर से क्या कहेगा कि ये लो मेरे कंसाइनर का क्यूआर कोड उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, नहीं, क्या करेगा, पहले अपने पास पैसा ले लेगा। क्या तुम ये पैसा फिर उससे वापस लोगे या छोड़ दोगे उसके पास, लेंगे, क्योंकि भाई हमारा पैसा है, तुम छोड़ोगे थोड़ी, बनिए तो हम सभी हैं, नाम सिर्फ हमारे बदनाम है, करेक्ट। तो बताओ, हम जब उससे पैसा मांगेंगे, कंसाइनी हमारे ब्याह पे जब सेल करेगा तो हम कंसाइनी से पैसा मांगेंगे, तो वैसे तो एंट्री क्या करेगा वो, जब हमारे पास पैसा आना है तो हम एंट्री क्या करेंगे, वैसे तो क्या करते हैं, पैसा जब रिसीव होना था तो क्या करते हैं, डेटा टू सेल्स। जब पैसा मिलना होता है, कस्टमर से मिलना नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, डेटा टू सेल्स। यहां पे डेटर कौन है हमारा, कंसाइनी, तुम क्या करेंगे, कंसाइनी टू सेल्स। उधार पे जब बेचते हैं स्वीटी, तो क्या एंट्री करते हैं, डेटा टू सेल्स ना। हमारे लिए अभी पैसा तो आया नहीं, हमारे लिए डेटर कौन है, कंसाइनी, क्योंकि हमें कंसाइनी से पैसा मिलना है, तो कंसाइनी का हमने नाम लिख दिया डेटर की जगह पे। और ये सेल्स कहां डालेंगे, कंसाइनमेंट ट्रेडिंग पेन में डालेंगे, ट्रेडिंग पेन का नाम क्या, कंसाइनमेंट, यानी कि इसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये कट जाएगा तो इसकी एक एंट्री क्या बनी, कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, कंसाइनमेंट में क्रेडिट करो क्या, कंसाइनी, कंसाइनमेंट में क्रेडिट करो कंसाइनी। चेक करो, कंसाइनमेंट में क्रेडिट हो कंसाइनी, किस अमाउंट से, सेल्स के अमाउंट से, करेक्ट। फिर अब जब उसने ये माल बेच दिया तो क्या वो हमसे कमीशन मांगेगा, करेक्ट। हमने कमीशन उसको भी देनी है, हम उसको कमीशन देंगे, तो कमीशन अपने पास एक एक्सपेंस बुक करेंगे, और हमने पैसा देना है तो लायबिलिटी बुक होगी टुवर्ड्स द कंसाइनी। तो बताओ, हमने जो खर्चा बुक करेंगे और जो ये लायबिलिटी बुक करेंगे टुवर्ड्स कंसाइनी, उसकी एंट्री क्या करेंगे, खर्चा हमारा कमीशन, खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, और अभी ये दिया तो नहीं है, देना है कंसाइनी को, तो उसकी तरफ लायबिलिटी में बुक होगी, तो एंट्री क्या होगी, कमीशन डेबिट टू कंसाइनी। और ये कमीशन हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कंसाइनमेंट में, हमारे ट्रेडिंग पेन में, तो इसकी एंट्री क्या करोगे, कंसाइनमेंट डेबिट टू कमीशन। तो कमीशन का डेबिट, कमीशन क्रेडिट कैंसिल हो सकता है, क्या बचा, एंट्री क्या बनी, कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी। ठीक, तो यही चीज हमने जर्नल एंट्री में करी है, सॉरी लेजर में बनाया, कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी, किस अमाउंट से, कमीशन के अमाउंट से। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक डल गया, परचेजेस आ गया, सारे खर्चे आ गए, सेल्स आ गई, क्लोज स्टॉक आ गया, तो लास्ट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट आएगा तो इधर डालते थे, नेट लॉस आएगा तो इधर डाल देंगे, है कि नहीं ट्रेडिंग एंड पी&एल। बस नाम खर्चों के नहीं दिखाए, हमने खर्चों के नाम की जगह पे सीधा सीधा जिसने खर्चा किया है उसका नाम लिख देंगे। तो ऐसे समझो, अगर मतलब कंसाइनी ने खर्चा किया है
तो कंसाइनर के कंधे बंदूक रख के चलाएंगे, और अगर कंसाइनर ने खर्चा किया है तो कंसाइनर कंधे बंदूक रख के चला देंगे। यानी कि अगर कंसाइनर खर्चे पे कर रहा है तो बुक्स किसकी है? कंसाइनर की है। बुक्स हम कंसाइनर तो बनाना, चारों खाते कंसाइनर की तो है, तो कैश लिख देंगे क्योंकि उसकी जेब से कैश जा रहा है। और अगर कैश अभी गया नहीं है, जाएगा, तो फिर जिसने खर्चा किया उसके कंधे बंदूक रख के चलाओ। किसने खर्चा किया? अब कंसाइनी ने, तो कंसाइनी के कंधे बंदूक रख के चला दो खर्चा। ये खर्चा किया और ये भी खर्चा उसकी तरफ जाएगा। फिर ये भी सेल कंसाइनी ने करी, तो कंसाइनी के कंधे बंदूक रख के चला दो कि भैया कंसाइनी की तरफ आ रहा है। क्लियर है? अब लॉजिकल बात है एक चीज कि भैया अगर एक अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो अगर सोचो कंसाइनमेंट में, अब मैं ना थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं मार्कर का, कंसाइनमेंट में डेबिट हो रहा है कंसाइनी, तो कंसाइनी में क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में डेबिट हुए ये दोनों, तो इन दोनों में, इनमें क्या होगा? क्रेडिट होगा कंसाइनमेंट। तो देख लो, कंसाइनी में क्रेडिट किया हमने कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस से और कमीशन से। सिमिलरली कंसाइनमेंट में क्रेडिट हुआ कंसाइनी किस नाम से? किस अमाउंट से? सेल से। तो कंसाइनमेंट में क्रेडिट हुआ कंसाइनी, तो कंसाइनी में क्या होगा? डेबिट होगा। क्या? कंसाइनमेंट। कंसाइनी में डेबिट हो गया सेल्स के अमाउंट से। तो सोचो कंसाइनी हमारे लिए डेटर अकाउंट बन गया है कब? कंसाइनी से पैसे तो लेना ना, तो एक डेटर अकाउंट बन गया। डेटर में मतलब एक असेट वाला रूल, असेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। मतलब जब जब हमें उससे पैसे लेने बढ़ते चले जाएंगे तो वो डेबिट होगा, जैसे जैसे वो पे करता चला जाएगा क्रेडिट कम होता चलेगा। करेक्ट? तो देखो मान लो हमने 10 लाख की सेल्स करी, 10 लाख पैसे लेने, 10 लाख से एसेट बढ़ गया हमारा, हमने डेटर बुक कर लिया कि भैया पैसे आएंगे। बट उसने क्या किया? उसमें से 1 लाख रुपए के खर्चे काट लिए और 50,000 रुपए की कमीशन काट ली। तो कितने बच गए? 10 लाख में से 1 लाख और 50,000 कम हो गए, तो बच कितने गए? 8.5 लाख। 8.5 लाख में से मान लो 5 लाख पे कर दिए, तो 5 लाख कम हो जाएगा ना, डेट मिलने पैसे कम हो जाएंगे। तो 5 लाख क्या डाल दोगे? कैश एंड बैंक में। कितने बच गए? 3.5 लाख। मान लो उसमें से 2 लाख का उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया हमें, BR। क्या कह रहा है कि मुझे 2 लाख रुपए अभी चाहिए, आप ना मेरे से कुछ टाइम बाद दे लेना, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो उसने हमारे को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो 3.5 लाख में से 2 लाख का मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। अभी भी कितने रह जाते हैं? 1.5 लाख। वो कहां डाल देंगे? हम बैलेंस कर डाउन में डाल देंगे। ठीक है? तो कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया हमारा, कंसाइन अकाउंट हो गया हमारा, और तीसरा है हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो लॉजिकल बात है भैया, सोचो कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ GSOC, कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ GSOC, तो GSOC में क्रेडिट होगा। क्या? कंसाइनमेंट। तो देख लो GSOC में क्रेडिट हो गया कंसाइनमेंट। ठीक है? डेबिट साइड पे क्या कर देना? ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज लिख देना। सर ट्रेडिंग या परचेज क्यों लिखे? क्योंकि सोचो हमने भी क्या डिस्कस किया था, तुमने अपने मेन बिजनेस में से कुछ माल जयपुर भिजवाया होगा। करेक्ट? तो तुमने वो माल पहले खुद खरीदा होगा, खरीद के कहां डाला होगा? अपने ट्रेडिंग में। परचेजेस की होंगी ना पहले तुमने, फिर क्या किया होगा? उसको ट्रेडिंग में डाला होगा। अब उसमें से निकाल के तुम माल कंसाइनमेंट बेसिस पे भिजवा रहे हो, तो ट्रेडिंग में से क्या करोगे? निकालोगे ना। तो ट्रेडिंग में क्रेडिट करोगे GSOC, तो इधर क्या करोगे? GSOC में डेबिट करोगे ट्रेडिंग। याद करो, अगर मैं तुमसे कहता था, हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग में डेबिट हुआ परचेजेस, बट अब जब हम परचेज में से कुछ चीज निकालते थे, जैसे कि फ्री सैंपल्स बांटते थे हम, फ्री सैंपल्स, या हमने कभी कोई चीज ड्राइंग्स करी, तो क्या करते थे? या तो ट्रेडिंग में से, या तो परचेज में माइनस कर दो, या फिर ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे लिख दो, या तो परचेज में से माइनस कर दो, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दो, अपना माइनस हो जाएगा। करेक्ट? तो मैं भी अभी क्या कर रहा हूं, मैं माल जो परचेज किया है उसको निकाल के कंसाइनमेंट बेसिस पे भेज रहा हूं, तो परचेज में से या तो माइनस कर दूं या फिर क्या कर दूं? क्रेडिट साइड पे लिख दो ट्रेडिंग के। तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा ट्रेडिंग के, तो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे लिखूंगा GSOC, तो GSOC में क्या लिखूंगा? डेबिट साइड पे ट्रेडिंग।
ठीक है, और अगर परचेज से माइनस किया मैंने तो यहां पे फिर परचेज लिख दूंगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा जीएसओसीबी। कोई डाउट यहां तक? नहीं। चलो जी आगे देखते हैं हम अपने पास। नेक्स्ट अगला पॉइंट डिस्कशन वाला है, कंसाइनी जो है वो जब खर्चे करता है तो उसके खर्चे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कंसाइनी के पास देखो, ये रहे तुम बैठे हो नोएडा में और मान लो तुमने इस बार सामान भिजवाया कंसाइनी को मुंबई में। ठीक है, अब मुंबई तक तो ट्रक नहीं भिजवाओगे, जयपुर तो फिर भी थोड़ा पास पड़ जाता है, मुंबई तक तो ट्रक एकदम से नहीं भिजवाया जाता, आप उसमें फिर ट्रेन से सामान भिजवा रहे हो। ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखना और तुम्हारे को दिखेगा कि क्या कंसाइनी के खर्चे होते हैं। तुमने ट्रक में सामान चढ़वाने के लिए अपना सामान तैयार किया। ठीक है, सामान तुमने पहले ट्रक में लोड करवाया, अभी तो ट्रक से ट्रेन में जाएगा या सीधा ही ट्रेन में चढ़वा देगी? घर के बगल में स्टेशन है तेरे, हैं? घर के बगल में रेलवे स्टेशन है इसके, तो है ना। तो देखो सामान लोड करवाया, ठीक है, अब इसको लोड करवाने का खर्चा पड़ेगा, ट्रक में लेबर वेबर लगेगी, तो तुम लोडिंग का खर्चा पे करोगे। ठीक है, मान लो 1000 रुपए पे कर दिया। उसके बाद ये सामान निकल के रेलवे स्टेशन तक जाएगा तो उसका कैरेज पे करोगे, कैरेज पे किया, मान लो 1500 रुपए। ठीक है, उसके बाद हो सकता है तुम्हें इसका भी इंश्योरेंस लेना पड़े। क्या हो गया, क्यों इतनी खुशी हो रही तुझे? ये अभी तक वहीं हंस रही है कि इसके घर के बगल में रेलवे स्टेशन है। हे भगवान, इंश्योरेंस 500 रुपए पे कर दिया। ठीक है, अब ये सामान मान लो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ठीक है, ये सामान ट्रक पे लोड हो गया, सॉरी ट्रेन में लोड हो गया। ये रही हमारी ट्रेन। कोई आवाज तो निकालो, कू कू। क्यों, जब खींचता तो आवाज नहीं आती, हॉर्न बजाता है, छुक छुक तो उसकी होती है, जब हॉर्न बजाता तो कू कू होती है। तो देखो ये सामान अब चढ़वा दे, ये ट्रक में रह जाएगा। आ जाओ, सामान हमारा ट्रेन में पहुंच गया। ठीक है, हाँ, क्योंकि मालगाड़ी में सामान जा रहा है, लोगों की गाड़ी में नहीं जा सकता सामान। अकल तो घास चरने जाती है तुम लोगों की, लोगों की जगह पे सामान जा रहा है, मालगाड़ी जा रही है भाई, मालगाड़ी। हाँ, तो मालगाड़ी में सामान चढ़ा तो क्या अब ट्रेन का खर्चा पे करोगे? ट्रेन में सामान जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम फ्रेट। मान लो इसका फ्रेट पड़ गया 5000, क्योंकि सामान दूर तो जा रहा है तो खर्चा ज्यादा, फिर इंश्योरेंस भी बड़ा लगेगा। मान लो इंश्योरेंस हो गया 2500 रुपए का। ठीक है, तो अभी सामान पहुंच ही रहा है, ये सारे खर्चे कौन अभी कर रहा है? कंसाइनर। कौन है कंसाइनर? तुम। अपने आप को समझते चलो कि तुम ये खर्चे करते हुए चल रहे हो। ठीक है, अब ये पहुंच गया। अब देखो सीएसटी, सर जीएसटी सुना था, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स आ गया क्या? अरे नहीं भाई, मुंबई का रेलवे स्टेशन का नाम है छत्रपति शिवाजी स्टेशन। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी स्टेशन यानी कि मुंबई पहुंच गया अब ये रेलवे स्टेशन। अब जो कंसाइनी तुम्हारा बैठा है वो थोड़ा सा आलसी है, उसको उठने में दर्द होता है, उसकी कुर्सी उसको खींचती है अपनी तरफ, तो वो सामान लेने 1-2 दिन बाद पहुंचा, तो क्या तब तक सामान ट्रेन में चढ़ा रहेगा? क्या ट्रेन वहीं खड़ी रहेगी? क्या जब हमारे कंसाइनी साहब आएंगे तब सामान चढ़ेगा निकलेगा? नहीं, सामान ट्रेन से उतर जाएगा, उतरने के बाद 2 दिन तो रेलवे स्टेशन पे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे वो ऐसा नहीं है कि सामान जैसी लावारी छोड़ देते हैं, रेलवे स्टेशन पे जो सामान उतरता है तो फिर वो प्रॉपर उनके पास वो होते हैं गोदाम, उनमें रखा जाता है वो सामान। ठीक है,
अब कंसाइनी जब वहां पहुंचेगा तो कहेगा मेरा सामान दे दो, तो रेलवे वाले क्या ऐसे सामान दे देंगे अब इसको? नहीं, क्या कहेंगे? 2 दिन का पैसा दो। वो कह रहा किस बात का पैसा? सामान रखने का पैसा। भाई 2 दिन तुम अगर होटल में ठहर के आते हो तो पैसा पे करते हो, तुमने 2 दिन अपना सामान ठहरवाया है रेलवे स्टेशन पे, गोडाउन पे, तो वहां पे तुम उसका पैसा पे करोगे। तो वो सामान क्लियर करवाने का पैसा पे करेगा, उसको बोलते हैं हम क्लियरेंस चार्जेस। अभी बताओ कौन पे करेगा? है कंसाइनी। अब कंसाइनी, क्योंकि माल पहुंच चुका है छत्रपति शिवाजी स्टेशन, ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अब ये तुम पे करोगे, सॉरी कंसाइनी पे करेगा। फिर उसके बाद कंसाइनी ये सामान अपने ट्रक में लोड करवाएगा, तो देखो उसका ट्रक ये रहा, उसके ट्रक में लोड हो गया सामान। चलो भाई तुम्हारी जर्नी पूरी हो गई, आओ। लो सामान ट्रक में लोड हो गया। अब ये लोड होगा तो लोडिंग का भी कुछ खर्चा आ सकता है। चलो जी, लोडिंग का खर्चा आ गया। क्लियरेंस का मान लो 1000 रुपए पे करा, लोडिंग के 200 रुपए पे करे, ठीक है। अब ये ट्रक से सामान निकल के गोदाम तक जाएगा, ऐसा तो नहीं कि रेलवे स्टेशन पे ही बहुत सा गोदाम रखा है, तो फिर इसका फ्रेट पे करेगा। मान लो इसका फ्रेट पे किया उसने 1200 रुपए, ठीक है जी। चलता चलता माल कहाँ आया? गोदाम पे आ गया, गोडाउन आ गया, ठीक है। अब गोडाउन पे सामान अनलोड हो गया है। अब ये रहा कंसाइनी साथ में आया था, ट्रक के पीछे पीछे चलता हुआ आया, रास्ता बताता हुआ या आगे आगे चलता हुआ, जैसे भी मर्जी। अब इस गोडाउन का रेंट पे करेगा वो, है कि नहीं? मान लो गोडाउन का रेंट उसने 10,000 पे करा, ठीक है। अब सारा सामान के एक साथ शोरूम पे लगा देगा अपने, या थोड़ा थोड़ा करके लगाएगा? थोड़ा थोड़ा है। गोडाउन से खुद का तो रेंट नहीं पे करेगा, और क्या। तो गोडाउन अगर अपना है तो रेंट नहीं पे करेगा, अपना नहीं है तो गोडाउन रेंट पे करेगा, ठीक है। अब सामान निकाल के लेके जाएगा, कहां पे रखेगा? अपनी शॉप पे या शोरूम पे। अब शॉप पे सामान रखेगा तो बेचने के लिए आदमी भी रखेगा, तो वो सेल्समैन रखेगा, तो सेल्समैन को सैलरी पे करेगा, ठीक। हो सकता सामान बेचने में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगे, तो एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा उठाएगा वो, करेक्ट। तो देखो उसने ये वाला खर्चा भी पे किया, ये वाला खर्चा भी पे किया। तो जितने भी खर्चे नीले रंग से हैं सारे किसने पे करे? कंसाइनी ने। सैलरी मान लो पे करी 15,000, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया मान लो 2,000। तो ये सारे नीले नीले खर्चे किसके हैं? कंसाइनी के। अब कंसाइनी के खर्चों को हम 2 हिस्सों में देखते हैं। अब मुझे इनमें से सोच के बताओ कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कंसाइनी ने सिर्फ एक ही बार करने हैं, बार बार नहीं करने। कंसाइनी को इन सारे नीले नीले खर्चों में से कौन सा ऐसा खर्चा है जो एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना होता? क्लियरेंस चार्जेस हो गया, लोडिंग हो गया, फ्रेट। अच्छा, गोडाउन रेंट हर महीने पे करेगा, सैलरी एडवर्टाइजमेंट हर महीने पे करेगा। तो जो ये खर्चे हैं जो ये बार बार पे नहीं करेगा, सिर्फ एक बार पे करेगा, तो इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग का मतलब है जो बार बार ना हो, ठीक है। इसीलिए इनका दूसरा नाम भी होता है एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये जो खर्चे वो बार बार पे करेगा, इनको बोलेंगे हम रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये वर्ड्स रेकरिंग, नॉन रेकरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो सीधा सीधा बोल देगा कि रेकरिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इतने हैं। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसका बहुत यूज आने वाला है। अभी पढ़ेंगे अपने पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कहां यूज होने वाला है, बट पहले समझ लो कि ये वर्ड रेकरिंग, नॉन रेकरिंग से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो रेकरिंग एक्सपेंसेस का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक और नाम होता है इनका
सेलिंग एक्सपेंसेस। सोचो ना, ये खर्चे बेचने के लिए तो जरूरी है, सेल्समैन रखना जरूरी है ताकि सामान बेच सके, एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी ताकि वो बेच सके, करेक्ट। तो जब भी हम अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद करो, जब हम यहां ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम क्लोज स्टॉक निकालते थे, जब हम यहाँ पे क्लोज स्टॉक निकालते थे तो इसके अंदर हम, याद करो, अभी तो यहाँ पे हम कैश लिख के बैठ गए हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम नीचे लिखते थे। तो क्लोजिंग स्टॉक की जब हम कैलकुलेशन करते थे तो यहां पे हम क्लोज स्टॉक की कैलकुलेशन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते थे या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों लेते थे? क्या करते थे हम? जब हम यहां पे ट्रेडिंग एंड पेन बनाते थे और ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोज स्टॉक निकालते थे तो क्लोज स्टॉक की कैलकुलेशन करते वक्त हम इसके अंदर क्लोज स्टॉक में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते थे या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लेते थे? सिर्फ डायरेक्ट लेते थे, क्योंकि डायरेक्ट हमारे यहां पे रुक जाते थे ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट जाते थे हमारे P&L में, करेक्ट। तो सेम चीज तुमने यहां पे कंसाइनमेंट में भी करनी है कि कंसाइनी के दो खर्चे हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो तुम्हें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक की जब कैलकुलेशन करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनको तुम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में नहीं लोगे, ठीक है। अच्छा सर, कुछ खर्चे तो हमने भी करे थे, ये रहे, अयो, कुछ खर्चे तो हमने भी करते, येलो वाले। हमारे खर्चों में कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है? तो तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं सारे डायरेक्ट हैं, तुम्हारे खर्चों में कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है। एक बात नॉर्मली भी सोचो, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो खर्चे लेते थे वो कौन से होते थे, क्या कैसे बताते थे कि ये डायरेक्ट खर्चा है? जो भी खर्चा मैन्युफैक्चर करने में चाहिए प्लस जो भी खर्चा हमारे गोडाउन तक आने के लिए जरूरी था। कैरेज इनवर्ड क्या होता था कि माल सप्लायर से निकल के हमारे गोडाउन तक आता था या हमारी फैक्ट्री तक आता था, करेक्ट। तुम क्या कहते थे, जो भी खर्चे हमारी फैक्ट्री तक के हैं और फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन वाले खर्चे सारे डायरेक्ट होते थे। तो एक चीज सोचो, अब हम क्या देख रहे हैं कि कंसाइनमेंट में माल बिकना कहां से जाएगा, कंसाइनिंग के पास से गोडाउन से जाना शुरू होगा। तो भैया जब तक गोडाउन तक नहीं आ जाता तब तक ये सारे खर्चे क्या होने चाहिए, फिर डायरेक्ट ना। देखो मैंने क्या बोला, तुम्हारे सारे खर्चे क्या हैं, डायरेक्ट, और कंसाइनिंग के भी गोडाउन से पहले तक के सारे खर्चे क्या हैं, डायरेक्ट। अब जो गोडाउन के खर्चे हैं जैसे गोडाउन रेंट और गोडाउन के बाद के खर्चे सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट। ये सारे खर्चे इसीलिए हम क्या करेंगे, क्लोज स्टॉक की कैलकुलेशन में काउंट करेंगे, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये चीजें, इसलिए ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो अभी समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो पूरा चैप्टर हवा में हो जाएगा। और मैं बार बार एक चीज पे ध्यान नहीं लगाऊंगा क्योंकि भैया क्लास में सभी को पढ़ना, सभी का क्लास का टाइम वेस्ट होता है। तो तुम्हारे सारे खर्चे डायरेक्ट, मतलब कंसाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट। आज बता रहा हूं, 2 दिन बाद फिर कहोगे कि सर कंसाइनर के भी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होंगे, फिर क्या कहूंगा मैं, बैल बुद्धि कि पहले नालायक। फिर वही चीज बार बार रिपीट, कंसाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट हैं, कंसाइनी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं। कंसाइनी के कैसे पता करेंगे या कहां तक के खर्चे डायरेक्ट मानेंगे, गोडाउन से आने तक के खर्चे या गोडाउन से पहले तक के खर्चे सारे डायरेक्ट। अब जो गोडाउन पे हो रहे हैं वो खर्चे इनडायरेक्ट, और गोडाउन के बाद के इनडायरेक्ट खर्चे, ठीक है। अच्छा सर, मान लो ऐसा हो जाए कि सवाल ये बोल दे कंसाइनी के खर्चे इतने हैं, बस उनका ब्रेकअप ना दे, कंसाइनी के खर्चों का ब्रेकअप ना दे कि इतने डायरेक्ट है इतने इनडायरेक्ट है, तब क्या करेंगे, तब हम सारे खर्चे इनडायरेक्ट मान लेंगे, ठीक है। सुन आया समझ
अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा कि कंसाइनी के खर्चों में कितना गोडाउन से पहले का कितना गोडाउन के बाद का है, तो सिर्फ और सिर्फ दे दिए कंसाइनी टोटल एक्सपेंसेस इतने हैं, तो सभी को मान लेंगे इनडायरेक्ट। सर अगर यही चीज कंसाइनर खर्चों के लिए बोलेगी तो कंसाइनर के तो सारे डायरेक्ट ही हैं, उसके तो इनडायरेक्ट का क्लॉज ही नहीं है भाई। नहीं, अगर कंसाइनी के खर्चे नहीं पता डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो हमेशा मानेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, और क्लोज स्टॉक की कलेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आओ एक वो करते हैं क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक की कलेक्शन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। अरे ये कहां चला गया? ये कहां उड़ गया मेरा? अच्छा, स्टाइलस ही उड़ गया। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या रहा है? प्रियंका ऑफ कोलकाता सेंट 100 sewing machines which cost 340 each to सरला ऑफ मुंबई ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। सवाल में पढ़ के बताओ कंसाइनर कौन, कंसाइनी कौन? प्रियंका कंसाइनर, सरला कंसाइनी। तो उसने क्या किया? 100 सुइंग मशीन, सुइंग मशीन पता ना क्या होती है? सिलाई की मशीन। 100 सुइंग मशीन भेजी जिनकी कॉस्ट थी 340 ईच टू सरला ऑफ मुंबई कंसाइनमेंट बेसिस। प्रियंका पेड फ्रेट ऑफ 500 एंड 100 एज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। प्रियंका ने पे किया। प्रियंका कौन है? कंसाइनर। कंसाइनर ने ये पे किया। तो बताओ इनमें से कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है? दोनों डायरेक्ट है, उसके तो सारे डायरेक्ट होने वाले हैं। सरला पेड 50 एज कार्टेज एंड 200 एज गोडाउन रेंट। सरला कौन? कंसाइनी। कंसाइनी का 50 रुपए कार्टेज है और ये 200 रुपए गोडाउन रेंट है। कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट? 50 डायरेक्ट और 200 इनडायरेक्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर 20 सुइंग मशीन्स रिमेन्ड अनसोल्ड। 20 सिलाई की मशीन क्या रह गई? अभी अनसोल्ड है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सुइंग मशीन वॉज 380। वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक अनसोल्ड? जो स्टॉक अनसोल्ड है मतलब क्लोजिंग स्टॉक, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हमने अपने पास चैप्टर पढ़ रखा है इन्वेंट्री वाला। इन्वेंट्री वाले चैप्टर में हमने सीखा स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? क्लोज स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है, क्लोज स्टॉक की एनआरवी मतलब सेलिंग प्राइस हमारे सामने, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पर वो रिकॉर्ड हो जाएगा। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1। तो हम निकालेंगे अपने पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले लिखना शुरू करो उसके अंदर प्रपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट। तो देखो कितनी सिलाई की मशीन भेजी थी? 100, और उनमें एक की कॉस्ट कितनी थी? 340। कितनी बच रही है उसके पास? 20 बच रही है। तो एक की कॉस्ट 340, तो 20 की कितनी? 340 इंटू 20 कितना? हाँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स जो बच रहे हैं, जो सिलाई की मशीन बच रही है 20 बच रही है, और एक की कॉस्ट कितनी थी? 340। तो 20 की कितनी? 340 इंटू 20 कितना? 6800 प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 200 लेंगे। एक सिलाई मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 340। हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं? जो नहीं बिके हैं, क्लोज स्टॉक ना।
तो एक की 340 है। हाँ वही निकाल रहे हैं, जो जो अनसोल्ड है भाई, आंखें कहाँ हैं, स्टॉक अनसोल्ड की वैल्यू पूछ रहा है, क्लोज स्टॉक की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसी की तो वैल्यू निकालूंगा। जो 20 बच रही है उनकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। आगे कंसाइनर के खर्चे कितने थे? प्रियंका है कंसाइनर, उसने 500 रुपए फ्रेट और 100 रुपए का इंश्योरेंस पे किया, टोटल 600 रुपए पे करे। पर ये 600 कितनी मशीन्स के लिए थे? 600 का खर्चा पे किया था 100 सिलाई मशीन्स के लिए, तो एक के लिए कितना था? 6 रुपए। 6 रुपए कैसे निकाला तुम लोगों ने? 600 डिवाइडेड बाय 100, तो एक के लिए 6 रुपए, तो जो 20 मशीन्स हैं उनके लिए कितना पे किया होगा? 120 रुपए, करेक्ट, प्लस प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के खर्चे 50 है कार्टेज, 200 है गोडाउन। डायरेक्ट खर्चा कौन सा? 50। ये 50 का खर्चा कितनी सिलाई की मशीन पे था? 100 पे, तो एक पे कितना? 50 पैसे। अगर 50 रुपए खर्चा पे किया 100 पे, तो 1 रुपए एक सिलाई मशीन पे 50 पैसे, तो 20 सिलाई की मशीन पे कितना? 10 रुपए। ठीक, तो देखो मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में हमने क्या क्या लेना है? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक, यही देखो हमने किया है। पहली बात तो सामान की कॉस्ट, उस सामान की कॉस्ट में ऐड कर देंगे दोनों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंसाइनी के तो सारे डायरेक्ट होते हैं और कंसाइनी के डायरेक्ट हमने ढूंढ लिए। अब इनको टोटल कर दो, ये आ गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। कोई मुश्किल है तो बोलो, क्लियर है? अच्छा, ये क्लोज स्टॉक की कॉस्ट आ गई। उन्होंने एनआरवी भी बोली थी, तो एनआरवी निकाल लो। एनआरवी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आई थिंक 380 रुपए था ना? 380 सेलिंग प्राइस है और 20 रुपए की है, 20 सिलाई मशीन बच रही है, सॉरी। कितना आ रहा है देखना, 380 into 20, 7600। तो बताओ क्लोज स्टॉक किस पे वैल्यू करें? लिख दो, सिंस कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, cost price of closing stock is lower than its NRV, is lower than its NRV, therefore closing stock will be valued at cost price, closing stock will be valued at cost price, that is 6930, 6930। ठीक है, चलो तो आज अभी इतना ही रखेंगे, क्योंकि अभी एक साथ सारी चीजें डाल दूंगा तो बहुत ज्यादा लोड आएगा, तो आज इतना ही करेंगे। अभी आगे के सवालों में हम इनके पास अब धीरे धीरे कंसाइनमेंट अकाउंट और ये जो हमारे दूसरे लेजर्स थे, कंसाइनी अकाउंट, जीएसओसी, अगली क्लास में हम अपने पास इन लेजर्स को बनाना शुरू करेंगे अपने पास। तो ये जाएगा अगली क्लास के लिए। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट, कोई चीज पूछे तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।